जो मंत्रिमंडल के जो खाली स्थान हैं उनको मैं चाहूँगा कि हम उनको शीघ्र भरें। दोस्तों, इस बार सियासत की बात, उत्तराखंड की सियासत में किस तरह से उलटफेर हो रहा है और नित्य नए घटनाक्रम जो घटित हो रहे हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि हरीश रावत क्या कर रहे हैं, कांग्रेस की अंदरूनी कलह किधर जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर उपजा असंतोष क्या करने वाला है और आप यानी आम आदमी पार्टी यहाँ किस तरह से दस्तक दे रही है। इन तमाम बिंदुओं पर आपसे मुखातिब होऊंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा मेरे साथ। देवभूमि की सियासत की उलटबाजियां पिछले कई महीनों से उलट-पुलट हो रही है। राज्य की सियासत में पिछले एक पखवाड़े से एक के बाद एक घटनाक्रम तेजी से घटे और यहाँ की राजनीति को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। यह एक ऐसा तूफान था जो दोनों बड़े भाजपा और कांग्रेस राजनीतिक दलों को अंदर ही अंदर झकझोर रहा है। भाजपा में असंतुष्टों का काफिला लंबा होता जा रहा है तो कांग्रेस में अंदरूनी सियासत पूरी तरह से हरीश रावत बनाम अन्य होकर रह गई है। कहीं भाजपा के विधायक अपनी ही सरकार को भ्रष्टाचार के नाम पर घेरने में लगे हैं तो कोई भाजपा का विधायक महिला यौन शोषण के व्यूह में फंस कर रह गया। हरीश रावत तो चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। भाजपा ने भी संगठन को अलर्ट तो किया है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता अभी मूक दर्शक बना शायद किसी इशारे का इंतजार कर रहा है। चूंकि चुनाव में 1.5 वर्ष बाकी है और हरीश रावत लगातार मुद्देवार यात्राएं निकालकर कार्यकर्ताओं को चैतन्य करने में लगे हैं और भाजपा की सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उतना चैतन्य नहीं है जितना होना चाहिए था। इसी बीच माहौल को भांपते हुए दिल्ली में सालों से राज कर रही आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करके सबको हैरत में डाल दिया। भाजपा के विधायक अभी मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद पाले बैठे हैं और हरीश रावत जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो अभी कईयों को परेशान कर रही है। कभी वो भाजपा में गए बागियों को सशक्त वापसी की बात कहकर उथल पुथल मचा देते हैं तो कभी सरकार के खिलाफ उपवास का ऐलान करके राजनीति को गरमा देते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि पिछले कई महीनों में राजनीति में जितने भी घटनाक्रम उत्तराखंड में हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं उसकी धुरी में हरीश रावत रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में 1.5 वर्ष बाकी है। हरीश रावत 6 महीने पहले ही चुनावी शंखनाद कर चुके हैं, तमाम दौरे कर रहे हैं, आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोविड-19 के दौरान भी जब कोरोना अपने चरम पर था तो हरीश रावत पूरी ऊर्जा के साथ प्रदेश में घूमने में लगे हुए थे। कांग्रेस में दो धड़े हो गए हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस में पहले से ही 2 धड़े हैं। इसमें हरीश रावत का एक खेमा अलग है और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का एक धड़ा अलग बन गया है। हरीश रावत चुनावी शंखनाद करके आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस का दूसरा धड़ा अभी शांत बैठा हुआ है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो असंतोष है विधायकों का वो धीरे धीरे सतह पर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भाजपा के खिलाफ उस मुद्दे पर मुखर हो रहे हैं जिस पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार 3.5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है। इसी बीच में एक नई एंट्री हो जाती है आपकी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घोषणा कर देते हैं कि वो उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हर रोज ये जो नए घटनाक्रम हो रहे हैं, नए राजनीतिक घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, तो ये एक चीज़ दर्शाने में ये एक चीज़ को दर्शाने का काम कर रहे हैं कि चुनावी बिगुल एक तरह से बच गए। हरीश रावत की सक्रियता उत्तराखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, खुद कांग्रेसियों को भी परेशान कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय इस बात से हैरत में हैं कि हरीश रावत लगातार आपदा क्षेत्रों से लेकर देहरादून और त्यूणी से लेकर मलेथा और धारचूला तक पूरे अपने भ्रमण कार्यक्रम पर चल रहे हैं। जुलाई के महीने में हरीश रावत ने यह कहकर राजनीति को गरमा दिया था कि जो कांग्रेस छोड़कर जो नेता भाजपा में गए हैं, यदि वो कांग्रेस में घर वापसी चाहते हैं तो जनता
और कांग्रेस से माफ़ी मांगकर लौट सकते हैं। हरीश के इस बयान के बाद उत्तराखंड में नेताओं के बीच जैसे वाक युद्ध छिड़ गया। सियासी पारा आसमान छूने लगा और पूरी तरह से माहौल चुनावी हो गया। अब फिर हरीश रावत ने ये कह दिया है कि यदि कोई आना चाहता है तो माफ़ी मांगे अभी आ जाए, बाद में उनकी किसी की एंट्री नहीं होने दी जाएगी। और एक तरह से हरीश रावत ने ऐलानिया अंदाज में ये बात कही कि यहाँ पर चुनाव से ऐन पहले किसी को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के अधिकारों को लुटने नहीं दिया जाए। जिनको आना है वो इस समय आए, पार्टी से क्षमा मांग करके आए और पार्टी की विजय के लिए काम करें। यदि कोई व्यक्ति ये समझ रहा है कि हम भाजपा में भी लड्डू खा लेंगे सत्ता के और उसके बाद कांग्रेस के अंदर हमको प्रवेश मिल जाएगा, तो हम अपने कार्यकर्ताओं की कीमत पर, जो कार्यकर्ता इस समय जमीन पर काम कर रहे हैं, किसी को अवसर देने वाले नहीं। पूरे देश में लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। देश में कांग्रेस पार्टी आज तक इतनी वीक नहीं थी, इतनी वीक स्थिति में आज दिख रही है। देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। जो कांग्रेस छोड़कर वापस आए हैं उनको ध्यान में आ रहा है जिस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसे पार्टी में लोग जाना नहीं चाहते। आज कांग्रेस की प्रासंगिकता पूरी तरह खत्म हो चुकी है और डूबते हुए जहाज में जाना, मैं समझता हूँ ये कोई भी होशियारी का कदम नहीं है। मेरे तो रावत जी को मैंने सलाह भी दी थी कि क्यों आप डूबते जाने पड़े हैं, कई वर्षों तक हम साथ रहे, ज़्यादा अच्छा है जो आपने एक विचार दिया था कि आप वानप्रस्थ आश्रम में जाने की सोच रहे हैं, तो आपको बेहतर है अपने जीवन की रक्षा के लिए कि आप डूबते हुए जहाज के साथ डूब ना जाओ, आपको वानप्रस्थ आश्रम में चला जाना चाहिए ताकि आप सकुशल रहें। इधर हरीश रावत ने कांग्रेस और भाजपा दोनों की धड़कन बढ़ाई हुई थी, वहीं भाजपा की अंदरूनी सियासत में भी एक खामोश बवंडर उठा हुआ था। दबी जुबान में बात करने वाले विधायक अब खुलकर अपनी ही सरकार को घेरने में लग गए थे। पहले गुपचुप तरीके से अपनी बात करने वाले विधायक अब खुलेआम बोलने लगे थे। चंपावत जिले के लोहाघाट से भाजपा विधायक पूर्ण सिंह फर्त्याल ने उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की दुहाई त्रिवेंद्र सरकार पिछले 3.5 साल में देती आ रही है। विधायक ने एनएच के मामले में करप्शन की बात को सामने रखा और यहां तक ऐलान कर दिया कि सरकार ने अगर इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाले विधानसभा सत्र में वो नियम 58 के तहत एक प्रस्ताव लाकर इस मामले पर सरकार के ही खिलाफ चर्चा कराएंगे। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कुछ ही समय बाद हरिद्वार में भाजपा के 6 विधायकों की अपनी ही अलग खिचड़ी पक रही थी। 6 विधायकों की अंदरूनी और गोपनीय बैठक के बाद सरकार और संगठन दोनों सक्रिय हो गए। पहले पूर्ण सिंह फर्त्याल और अब हरिद्वार के 6 विधायकों का गोपनीय तरीके से बैठक करके और बाद में उन बैठकों के फोटो और वीडियो वायरल कर देना एक बड़ी राजनीति का संकेत दे रहा था। हर जिले में यही ड्रामा चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ उबल रहे हैं। माननीय विधायक पूर्ण फर्त्याल जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो पीड़ा थी। ये पीड़ा प्रदेश के माननीय विधायकों की पीड़ा है, क्योंकि इस समय जो अधिकारी प्रदेश में और जनपद स्तर पर वो बिल्कुल सरकार की छल को चुगली करने में लगे। जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों से ही संपर्क रहता है काम करने की, जनता के कामों को करने के लिए वो काम को बिल्कुल हल्केपन से लेते हैं। मुख्यमंत्री जी के अधिकार के सामने वो बात वहाँ पर भी आएंगे, लेकिन बात बैठक हुई उसमें सत्य हुआ लेकिन वहाँ कुछ नहीं। कोई हलचल नहीं है। जिला पंचायत ग्राम सभा के चुनाव आने वाले हैं। जिलाध्यक्ष जी के साथ मिल बैठकर हमने चर्चा की कि किस तरह से हम जिले के चुनाव को जीतें, अपने वर्चस्व कायम रहे। हम सब लोग मिलकर यही बैठकर चिंता करते रहते हैं और अपनी भावनाओं से अवगत कराते रहते हैं संगठन को, सरकार को। कोई हमारे में आपसी मनमुटाव नहीं। अब बात है भारतीय जनता पार्टी के भीतर और भाजपा विधानमंडल दल में असंतोष की। तो इसका यहाँ जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये तमाम वो विधायक हैं जो कई बार के विधायक हैं, जो सीनियर हैं, जो मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये लालसा पिछले 3.5 साल में पूरी नहीं हुई। इस असंतोष का जिक्र करना यहाँ इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि 3.5 साल में इंतजार करने के बाद उनको अभी तक कुछ नहीं मिला।
और इस असंतोष को, इस मुखरता को बताना इसलिए भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही थी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि करप्शन पर हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे, तो ऐसे में और इन परिस्थितियों में चुनाव से 1.5 साल पहले उन्हीं के लोहाघाट के विधायक पूर्ण सिंह फर्त्याल इस जीरो टॉलरेंस के दावे को धता बता देते हैं और वो एक एनएच की एक कंपनी को ठेका देने के मामले में अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में नियम 58 के तहत एक प्रस्ताव लाकर सरकार के खिलाफ चर्चा कराने की घोषणा कर देते हैं। इसके साथ ही डीडी हाट पिथौरागढ़ जिले के विधायक बिशन सिंह चुफाल, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भी रह चुके हैं, वो पूर्ण सिंह फर्त्याल के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ जितना दर्द पूर्ण सिंह फर्त्याल के सीने में है, वही दर्द वही पीड़ा सभी विधायकों की है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। और ये बात उनकी इस बात से भी जस्टिफाई करती है कि मुख्यमंत्री कई बार सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को ये चेता चुके हैं, ये चेतावनी दे चुके हैं कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, अन्यथा उनको कार्रवाई, उनको दंड भुगतना पड़ेगा, उनको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये एपिसोड चल ही रहा है, इसका अभी कोई निदान नहीं हुआ है। तो हरिद्वार के 6 विधायक सरकार की नीतियों के खिलाफ हरिद्वार में एक गुप्त बैठक करते हैं। जब उसका वीडियो और फोटो वायरल होता है तो तब सरकार की आंख खुलती है। तमाम इंटेलिजेंस की एजेंसियां, तमाम गुप्तचर विभाग बिल्कुल सोया पड़ा है। सरकार को किसी तरह की कोई सूचना पास ही नहीं हो रही है। उनको मुख्यमंत्री सचिवालय में बुलवा लेते हैं, उनसे बातचीत करके उनको सांत्वना दी जाती है, उनको समझाने का प्रयास होता है। वो मानकर मीडिया के सामने तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जो उनके अंदर भरा पड़ा है वो ऑफ द रिकॉर्ड सब चीज़ें कहते हैं। तो ये एक असंतोष की कहानी है जो पिछले 2 साल से चली आ रही है। और अब जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है तो वो असंतोष जो जिनमें उपजा है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उधर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने को लेकर भाजपा विधायकों में अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था और इसी गुस्से को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत का वो बयान और हवा दे रहा था, जिसमें बंशीधर भगत 3 या 4 बार इस बात की पैरोकारी कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना आवश्यक है और समय भी कम रह गया है। इसीलिए सरकार को और मुख्यमंत्री को ऊपर बात करके पूरा का पूरा इंतजाम इस बात का कर लेना चाहिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार समय रहते हो जाए, क्योंकि चुनाव में बहुत समय नहीं रह गया है। सभी भाजपा शासित राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार होने के चलते यहाँ के विधायकों में ये तल्खी और भी बढ़ गई थी। इन सभी लोगों का ये कहना था कि जब दूसरे राज्यों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं। लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों के जो मंत्री पद में ये दावेदार हैं, उनके हिस्से में केवल इंतजार करना रह गया था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एबीपी गंगा से बातचीत में कई बार मंत्रिमंडल विस्तार करने की बात तो कही, लेकिन फिर भी अभी तक ये विस्तार नहीं होना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री के बीच कहीं पहले से ही यह सुनिश्चित तो नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार न किया जाए। मेरी बात भी हो रही है और पहले एक बार एक वातावरण तय हो गया था कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन कोविड के आने से फिर वो गड्डी हो गया। अब उसके बाद से कोई ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा, लेकिन जल्दी विस्तार होने की मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि ये विस्तार हो जाना चाहिए और नहीं होना तो फिर बता दिया जाना चाहिए कि नहीं होना। मंत्रिमंडल को लेकर के देखिए लगभग बातचीत तय हो गई थी और केंद्र इस बात से सहमत था हमारा कि आपको विस्तार करना चाहिए, लेकिन कोविड की वजह से फिर कुछ दिक्कतें हुई। अभी हम बहुत जल्दी बातचीत करेंगे और जो मंत्रिमंडल के जो खाली स्थान हैं उनको मैं चाहूँगा कि हम उनको शीघ्र भरें, ये हमारी कोशिश है। सरकार के विषय में पूरा अधिकार मुख्यमंत्री का रहता है, वो उचित समय पे आपको जवाब दे देंगे। जब सारी पार्टियां, सारे राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में मशगूल हैं, चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक अभी भी मंत्रिपरिषद के विस्तार की इंतजार में हैं, ताकि उन्हें साल भर के लिए ही सही एक बार मंत्री पद नसीब हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी आज तक इस बात को भी क्लियर नहीं कर पाई है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा भी रही है, नहीं जा रही है।
समय जैसे जैसे अपनी गति से आगे बढ़ रहा था तो राज्य की सियासत भी हर दिन नए घटनाक्रम से मुखातिब हो रही थी। समय की अपनी पदचाप होती है, किसी को सुनाई पड़ती है और किसी को नहीं, लेकिन समय उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी परिस्थिति तैयार कर रहा था जिससे पैदा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी उत्तराखंड में बैकफुट पर आकर खड़ी हो गई। अल्मोड़ा की द्वाराहाट सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश नेगी की पत्नी ने देहरादून में एक मुकदमा दर्ज कराया और यह मुकदमा एक महिला के खिलाफ था और एफआईआर में ये लिखवाया गया कि वो महिला उनके पति यानी भाजपा के विधायक महेश नेगी को ब्लैकमेल कर रही है। मुकदमा होते ही पुलिस ने बहुत त्वरित गति के साथ उस महिला को गिरफ्तार भी कर लिया और पूरे राज्य की राजनीति जैसे एक भूचाल बनकर रह गई। हालांकि महिला को गिरफ्तारी के बाद छोड़ तो दिया गया, लेकिन एक राजनीतिक बवंडर उत्तराखंड में शुरू हो गया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम सामाजिक संगठन जितने आक्रामक होते गए, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही रक्षात्मक मुद्रा में पहुंचती गई। यह एक ऐसी घटना थी जब भाजपा पूरी तरह से निरुत्तर हो चली थी। आज भी, अभी तक भी उस महिला की तहरीर पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और भाजपा के विधायक की पत्नी की तहरीर पर किसी महिला के खिलाफ मुकदमा तत्काल दर्ज कर लेना पुलिस प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा करता है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से इस मामले में हल्ला बोल दिया था। अभी फिलहाल उत्तराखंड में राजनीति किस तरफ करवट लेकर बैठेगी, कैसे करवट बदलेगी, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन पिछले कई महीनों से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, उससे यहाँ की राजनीति का पारा हाई हो चला है। दोषी जो पाया जाएगा वो जेल जाएगा। बीजेपी ने भी कह दिया यदि दोषी पाए जाएंगे तो हम एक्शन लेंगे। तो जिस प्रकार से सरकार और बीजेपी पार्टी इस मामले में अब सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारा लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत मामला है, दूसरी तरफ पुलिस मुकदमा कायम नहीं कर रही है, इससे साफ लगता है कि सरकार और बीजेपी इनको बचा रही है। अब हम इस मामले में, इस प्रकरण में हम चाहते हैं कि राज्यपाल से मिले, तो राज्यपाल इस मामले में भी, अब महिला राज्यपाल है, उनको तो स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था। इसमें हम राज्यपाल का दरवाजा भी खटखटाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो पार्टी इसमें सड़कों पर भी उतरने का काम करेगी। हमें किसी को आरोप लगते ही दोषी नहीं मान लेना चाहिए। हमें ज़रूर उसका फैसला का मतलब एक सम्मान करना चाहिए जो कोर्ट करे, या जो बाद में एक छानबीन हो उसका, उस पर एक निर्णय निकले कि किस तरीके से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो काम पुलिस का है, वो काम कोर्ट का है। तो वो अपनी जब प्रक्रिया को पूरी कर लें, उसके बाद पार्टी का एक बनता है कि वो किस तरीके का निर्णय हमारे अपने विधायक के ऊपर पार्टी तय करेगी। ये एक जब अगर सिद्ध होता है उनके ऊपर ये आरोप, उसके बाद का फैसला पार्टी का है। उससे पहले पार्टी क्या फैसला कर सकती है। महेश नेगी की पत्नी ने एक महिला के खिलाफ एफआईआर देहरादून में दर्ज कराई कि वो महिला उसके पति को ब्लैकमेल कर रही है। शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि वाकई महिला उसको ब्लैकमेल कर रही होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और दिन आगे बढ़ते गए और परत दर परत जब खुलती गई तो ये चीज़ प्रथम दृष्टया सामने आई कि महिला के कहीं ना कहीं महेश नेगी से संबंध रहे हैं। और उस महिला का सार्वजनिक तौर पर सबके सामने आकर ये कह देना कि उनकी बेटी महेश नेगी की बेटी है, वो डीएनए टेस्ट कराने को तैयार है। उस चुनौती के आते ही, उस महिला की चुनौती देने के साथ ही पूरी भाजपा को सांप सूंघ जाता है, कोई बोलने वाला नहीं बचता। ये एक ऐसी कहानी थी और ये एक ऐसा घटनाक्रम था जब भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाना पड़ा। लोग कानूनी कार्रवाई की बात करते रहे, मुख्यमंत्री, मंत्री सब कानूनी कार्रवाई होने की बात कहते रहे, लेकिन किसी ने भी इस बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा कि जब उनके सत्तारूढ़ दल के विधायक की पत्नी की एक तहरीर पर एक महिला के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, तो उस महिला की तहरीर पर विधायक के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं। ये एक यक्ष प्रश्न था और आज तक भी देहरादून पुलिस कटघरे में खड़ी है कि उसकी महिला की तहरीर पर अभी तक भी मुकदमा क्यों नहीं किया गया। ये एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने भारतीय जनता पार्टी की सुचिता की राजनीति को खोखला साबित करके रख दिया। और अभी जिस तरह से चुनावी राजनीति और उत्तराखंड की दशा और दिशा जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह का माहौल तैयार हो रहा है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी यहाँ आने का एक ऐलान कर चुकी है, तो
तो ऐसे में आने वाले समय में कांग्रेस की नहीं, आम आदमी पार्टी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भविष्य के गर्भ में छुपी हुई चुनौती को अभी न समझ पा रहे हैं, न देख पा रहे हैं। अभी सत्ता के नशे में मदहोश हैं, मदमस्त हैं। अगर मरी हुई कांग्रेस यहाँ उसको रोज टक्कर दे रही है और उसके अकेले नेता हरीश रावत उनको रोज चुनौती दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कुछ सैनिक आकर यहाँ हंगामा करके सरकार के पुतले जला रहे हैं, उनके विधायकों के पुतले जला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, जिनको प्रोपेगंडे वाली पार्टी कहा जाता है, जो प्रचार में बहुत तेजी के साथ चलती है, उसको देखना होगा कि रणनीति में उसकी कहाँ चूक रह गई है और आगे रक्षात्मक मुद्रा में रहने के बजाय आक्रामक मुद्रा में आने का क्या जरिया होगा, यही एक देखने वाली बात होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। आज की सियासत की इस बात में बस इतना ही। मैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगा उत्तराखंड के किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ, जिसमें फिर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। आज फिलहाल इतना ही। खबर आपकी, जुबां आपकी, शुक्रिया आपका। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ देहरादून से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठौर।